हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? तो पिछली वीडियो में हमने रेसिस्टेंस, सेल और सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आप कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा उपकरण है या ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वायर का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उनका नाम है, और उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वायर यानी तार का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने चार प्रतिरोध लिया और चारों को ऐड करके एक क्वाड्रेटियल बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। तो व्हीटस्टोन ने एक चतुर्भुज बनाया, एक क्वाड्रेटियल बनाया, और जिसमें चार जो भुजाएं थीं, चार जो ये फोर जो आर्म हैं, इन सब पर प्रतिरोध लगा था। यानी आप कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है। तो बताओगे व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट जो है वो, इसमें चार रेसिस्टेंस होते हैं जिनको आपस में सीरीज में जोड़कर, आपस में से मतलब ये इसके सीरीज में, ये इसके सीरीज में, ये इसके सीरीज में और ये इसके सीरीज में, आपस में जोड़कर एक क्वाड्रेटियल यानी चतुर्भुज बनाते हैं। मैंने फिगर में आपको चार रेसिस्टेंस ले लिया। ये एक रेसिस्टेंस है P, और ये है Q, ये R और ये S। ये चार रेसिस्टेंस है। इनको एक दूसरे के सीरीज में ऐड करके एक क्वाड्रेटियल बना दिया। अब इसमें ये है इसका डायगोनल और ये है इसका सेकेंड डायगोनल। अगर मैं इसका नाम रखा दूं A, B, C और D, तो BD है इसका डायगोनल। इस डायगोनल पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर, और यहां पर एक K2 लगा दिया, और इस डायगोनल पर एक सेल लगा दिया और उसे एक की से ऐड कर दिया। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वायर का अननोन मतलब अज्ञात रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस अरेंजमेंट में होता क्या है? इस अरेंजमेंट में चार रेसिस्टेंस लेते हैं, चारों को एक दूसरे के सीरीज में, सीरीज नहीं, एक दूसरे के सीरीज में ऐड करके एक क्वाड्रेटियल चतुर्भुज बनाते हैं। अब इसमें से इस चतुर्भुज के दो डायगोनल हैं, यानी दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण है VD और दूसरा विकर्ण है AC। जो BD विकर्ण है, BD डायगोनल, उस पर एक गैल्वेनोमीटर और एक की K2 लगा देते हैं। और जो आपका दूसरा डायगोनल है AC, उस पर एक सेल और एक की K1 लगा देते हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब इसमें ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो हो गया अरेंजमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट। अब हम जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट तो हमने सीख लिया, अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने ये K1 की को ऑन कर दिया, नहीं इसको दबा दिया, पुश कर दिया, जिससे ये सर्किट कंप्लीट हो गई और यहां से I करंट निकला।
अब ये I करंट यहां से आगे जाएगा तो ये आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ जाएगा, और मैंने मान लिया कि यहां जो करंट जा रहा है वो I1 और यहां जो जा रहा है वो I2। तो हम लोग जानने वाले हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसका प्रिंसिपल आई मीन इसका सिद्धांत क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम लोग सेल से इसमें करंट पास करते हैं तो यहां से I करंट आता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और ठीक उस टाइम में अगर हम इस K2 कुंजी को भी प्रेस करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसकी नीडल जो है वो बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल जीरो पर ही रहेगा, वो बिल्कुल इधर उधर मूव ना करे, उसमें कोई भी छेप ना हो। तो हम लोग कहते हैं, मानते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रिज है जिसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज, ये संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति मतलब बैलेंस्ड है। और इस संतुलन की स्थिति में, बैलेंस कंडीशंस में, जो ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे दो रेसिस्टेंस का पेयर जो दूसरे टच कर रहे हो, उनका रेशियो आई मीन P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं इसका सिद्धांत आई मीन इसका प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है तो बताओगे कि सबसे पहले हम लोग सेल से इसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट को पास कराते हैं। यदि सेल से इसमें करंट पास कराया जाए और इसके डायगोनल BD पर जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी सुई जीरो पर है, उसमें कोई विक्षेप यानी हलचल ना हो, वो जीरो पर इधर मूव ना करे, गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर है ना, तो दाएं साइड में मूव करें तो बाएं साइड में। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है, आई मीन वो संतुलन की स्थिति में है। तो क्वेश्चन पुट होता है कि संतुलन की स्थिति यानी बैलेंस पोजीशन क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस पोजीशन क्या होती है। तो बताएंगे आप, सेल से व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट पास कराने पर उसके डायगोनल पर लगे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, यानी उसकी जो सुई है वो जीरो पर ही रहे, वो दोनों साइड में विक्षेपित ना हो यानी हिले ना, हलचल ना करे, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं संतुलन की स्थिति यानी बैलेंस पोजीशन। और ऐसे कंडीशंस में यानी बैलेंस पोजीशन में, बैलेंस की स्थिति में, इसमें से जो चार आर्म हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ भी, इसमें से ऐसे दो आर्म जो आपस में टच हो, अगर हम P की बात करें तो P R से भी टच है और P Q से भी टच है। तो P के साथ कोई भी ले सकते हैं, चाहे Q ले चाहे R ले। तो अगर मैंने P को Q के साथ ले लिया तो दो टच आर्म के रेशियो, जो शेष दो बचे उनके रेशियो के बराबर होता है, आई मीन P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। कोई अगर नहीं, P तो Q से टच है, P तो R से भी टच है, तो आप कह सकते हो P अपॉन R इक्वल Q अपॉन S। आप यहां से कह सकते हो P अपॉन R इक्वल Q अपॉन S, और ये भी दोनों सही है, आप हर कंडीशन से कह सकते हो। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब सवाल होता है कैसे P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S होता है बैलेंस कंडीशंस में, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। तो इसको समझते हैं। मैंने कहा जब हमने सेल से इस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट को पास कराया तो इसमें से I करंट गया, आगे चल के इसमें से ये A टर्न जंक्शन पर दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, एक में I1 और एक I2। चूंकि इसकी जो सुई है अगर जीरो पर रहेगी तो हम लोग समझते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, और कुंजी को तो ऑन करा देंगे, इसको पुश कर देंगे। तो ये I1 करंट यहां से आगे जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा, I2 यहां से आगे जाएगा बट इसमें क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर इसमें करंट फ्लो होती तब हम मानते कि I1 का कुछ हिस्सा ही इसमें चला है, बाकी यहां चला गया।
I2 का कुछ हिस्सा इसमें चला गया, बाकी यहां चला गया। लेकिन चूंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो जो ये I1 है वो डायरेक्टली इसमें न जाकर यहां चला जाता है, वो भी किसमें, Q रेसिस्टेंस में। ऐसे ही I2 इसमें न जाकर सीधे R रेसिस्टेंस में चला जाता है, और यहां I2 और यहां I1 दोनों मिलकर फिर इसमें I करंट के रूप में वापस आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब हम कह सकते हैं ये एक क्लोज सर्किट है, जिसमें से ये एक क्लोज मेश है, और ये क्लोज मेश फर्स्ट है, और ये क्लोज मेश सेकंड है। अगर मैं कहूं कि हम लोग इसमें क्लोज मेश जो हमारा 1 है, उसमें हम लोग किरचॉफ लॉ को अप्लाई करें, किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करें, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ फॉर फर्स्ट क्लोज मेश, यानी इस पहले क्लोज मेश के लिए अगर हम किरचॉफ का रूल लगाएं, तो सपोज करना है कि हम चूंकि इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पीछे वाले जितने भी मेश ये सब हैं पोर्शंस को गायब कर दो, भूल जाओ। तो ये करंट इसमें से जाएगा ऐसे, और ये करंट इसमें जाएगा ऐसे, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस करंट को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा I1P माइनस I2R इक्वल, चूंकि इसमें और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का जो पोटेंशियल वो सेम होगा, और ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट A दोनों में कॉमन है। इस BD डायगोनल में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, और ये पॉइंट दोनों आर्म में क्या है, कॉमन है, दोनों भुजाओं में कॉमन है। इसका मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, I1P इक्वल I2R इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड मेश में, बिल्कुल सिमिलरली I1Q माइनस I2S इक्वल 0। क्यों? फिर इस करंट और इस करंट के डायरेक्शन अलग अलग हैं, और चूंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, C दोनों में कॉमन है, अतः यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हो, और ऐसे कंडीशन में I1Q इक्वल I2S, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दूं, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इक्वल I2R अपॉन I2S, और ये I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, और ये है व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, यानी संतुलन की स्थिति में, बैलेंस पोजीशन में होता है, तो उसके 4 आर्म में से कोई 2 आर्म जो आपस में जुड़े हों, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो जो शेष 2 आर्म हैं उनके रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन यह कंडीशन तब लागू होती है जब इस डायगोनल BC जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, इसमें कोई करंट पास ना हो, ब्रिज बैलेंस हो। अब इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, इस प्रिंसिपल को प्रूफ कैसे कर सकते हो, तो बताएंगे हम लोग। इस व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों क्लोज सर्किट में, दोनों क्लोज मेश में किरचॉफ का सेकंड लगाते हैं। फर्स्ट में I1P माइनस I2R इक्वल 0, यानी I1P बराबर I2R। सेकंड में I1Q माइनस I2S बराबर 0, यानी I1Q बराबर I2S। दोनों को डिवाइड कर दिया, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, और ये हो गया हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ये तो प्रिंसिपल हो गया, पहले हमने अरेंजमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, और प्रिंसिपल को किरचॉफ लॉ से प्रूफ किया। अब देखते हैं कि जो हमारे 4 आर्म हैं, इनको कहते क्या हैं, इनके नाम क्या हैं,
या जो ये 4 रेसिस्टेंस लगे हैं व्हिट स्टोन में, इनके नाम क्या है? तो इस व्हिट स्टोन में जो हमारा AB और जो BC आर्म है, यानी AB और जो BC भुजा है, उसे हम लोग अनुपातिक भुजा यानी रेशियो आर्म कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रेशियो आर्म, व्हिट स्टोन ब्रिज में रेशियो आर्म कौन है? AB और BC। इस आर्म को हम लोग रेशियो आर्म कहते हैं, यानी अनुपातिक भुजा। AD को हम लोग नोन आर्म, आई मीन ज्ञात भुजा कहते हैं। और बचा हमारा DC। कोई पूछे DC कौन सा आर्म है, तो बताएंगे DC को अननोन आर्म कहते हैं, यानी अज्ञात भुजा कहते हैं, अज्ञात भुजा कहते हैं। तो व्हिट स्टोन ब्रिज में जो 4 आर्म हैं उनके भी अपने नाम हैं। अगर आपसे कोई पूछे AB और BC कौन सा आर्म है, तो बताओगे रेशियो आर्म, आई मीन अनुपातिक भुजा। जो AD है वो कौन सा है? नोन आर्म, आई मीन क्या? ज्ञात भुजा। और जो DC है, DCA, वो कौन सा आर्म है? अननोन आर्म है। ऐसे कोई पूछे P और Q कौन से रेसिस्टेंस हैं, तो बताओगे रेशियो रेसिस्टेंस। R कौन सा रेसिस्टेंस है? वो नोन रेसिस्टेंस है। और S कौन सा रेसिस्टेंस है? अननोन रेसिस्टेंस, यानी अज्ञात प्रतिरोध है। और इसी S की वैल्यू ही हम लोग निकालते हैं। इसके प्रिंसिपल से ये क्लियर है कि P/Q इक्वल R/S। अब सवाल उठता है P और Q को रेशियो रेसिस्टेंस क्यों कहते हैं? तो P और Q की वैल्यू पता नहीं होती, बट P और Q का रेशियो हम लोग फिक्स करते हैं। P की वैल्यू नहीं पता होती Q की, लेकिन उनका रेशियो फिक्स होता है कि इनका रेशियो 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, ऐसे कुछ फिक्स करते हैं। इसलिए इन रेसिस्टेंस को रेशियो रेसिस्टेंस कहते हैं। R को नोन रेसिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इस आर्म पर जो रेसिस्टेंस लगाया जाता है उस पर उसका रेसिस्टेंस लिखा होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रतिरोध बॉक्स यानी रेसिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, उसमें से प्लग निकालते हैं और उस पर उसका रेसिस्टेंस लिखा होता है। इसीलिए इसको हम लोग नोन रेसिस्टेंस कहते हैं। और यस क्या होता है? यस वो रेसिस्टेंस होता है जिसको हमको ज्ञात करना होता है। आई मीन सीधी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई तार है, उसका रेसिस्टेंस निकालना है, तो उसको यस के स्थान पर ऐड करते हैं और फिर इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपली इसको यहां ऐड करके करंट फ्लो करेंगे और इसको बैलेंस करते हैं P और Q की रेशियो को, और R की वैल्यू को बैलेंस करते हैं कि इस BD डायगोनल में कोई करंट फ्लो ना हो। जिस टाइम पर BD डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसका और इसका रेशियो तो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें कोई चेंज करना नहीं है। चेंज करना होता है किसमें? R में। R की वैल्यू चेंज करते रहते हैं और R की जिस वैल्यू पर इस डायगोनल में कोई भी करंट पास नहीं होता, उस कंडीशन में R की वैल्यू को चूज करके F निकाल। जैसे मैं एग्जांपल में कहूं कि P और इस व्हिट स्टोन ब्रिज में P और Q का रेशियो 1/2 है, और पहले मैंने R इक्वल 1 ओम लिया, फिर 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम ऐसे लेते गए। मान लो 6 ओम पर, R इक्वल 6 ओम पर आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया, तो S इक्वल क्या होगा? तो S इक्वल हम निकाल सकते हैं P/Q इक्वल R/S। P/Q की जगह 1/2, R की जगह पर 6 और S इक्वल हो जाएगा 12 ओम। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी वायर का रेसिस्टेंस। लेकिन इस व्हिट स्टोन ब्रिज की एक सेंसिटिविटी होती है, इसकी एक सुग्राहिता होती है। अब सेंसिटिविटी मतलब क्या है? कितना अच्छा ये रेसिस्टेंस को माप सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, और कितना जल्दी कैलकुलेट कर सकता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको
कि मान लो P और Q का रेशियो 1/2 है और जो S है उसका रेसिस्टेंस सपोज करो 1000 है, जो आपको पता नहीं है। R की वैल्यू आपको चेंज करना है और चेंज करके बार बार चेक करना है करंट फ्लो करके कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप स्टार्टिंग R इक्वल 1 ओम से करोगे, R इक्वल 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 500। जब आप 500 ओम ले आओगे, R की वैल्यू जब आप 500 ले आओगे तो 500 अपॉन 1000 इक्वल 1/2, तब ये बैलेंस होगा। तो आपको लगभग 500 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? बार बार करंट फ्लो करोगे आप तो ये जो वायर हैं धीरे धीरे क्या होंगे, हीट होंगे। हीट होने से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो जो आपका P/Q का जो रेशियो वो भी चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो गया तो आप जो वैल्यू निकालना चाहते हो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस वो निकल नहीं पाएगा, यानी इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आपको जिस वायर का रेसिस्टेंस निकालना है और आप चाहते हो आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिविटी हो, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो, तो आपको ख्याल रखना है आपके चारों रेसिस्टेंस एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि ये 2 डिजिट में है तो ये भी 2 डिजिट में, ये भी 2 डिजिट में और ये भी 2 डिजिट में। उससे यानी ये 3 डिजिट में है तो ये भी 3, ये भी 3, यानी क्या एक ही लगभग आपस में नजदीक नजदीक है। यानी कि एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तब तो आपके पास बहुत सारा दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन उठाता है कि अगर आप व्हाइट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे आप? तो बताओगे व्हाइट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी बढ़ाना अगर आप चाहते हो तो चारों जो अपने रेसिस्टेंस लिए हैं वो एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। अगर वो अलग अलग ऑर्डर के हैं, अलग अलग डिजिट टाइप के हैं, तो ऐसे कंडीशंस में सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इस व्हाइट स्टोन ब्रिज में जितने भी आर्म हैं सबके बारे में तो नाम जान लिया, इसको रेशियो, इसको भी रेशियो, नोन आर्म, अननोन आर्म। लेकिन इसमें 2 डायगोनल हैं, BD और AC। जब ये आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस हो गया, सपोज करिए आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, तो किसी के दिमाग में सूझा अरे यार क्यों ना मैं गैल्वेनोमीटर उठाऊं ऐसे यहां लगा दूं और क्यों ना इसे सेल को यहां लगा दो, तो क्या आपका जो बैलेंस पोजीशन है वो बिगड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है कि एक बार व्हाइट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस हो गया तो जो डायगोनल पर आप गैल्वेनोमीटर और सेल लगाए हो उनकी पोजीशन अगर आप चेंज भी कर दो तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का बैलेंस बना रहता, वो बिगड़ता नहीं है। इसीलिए जो BD डायगोनल है और जो AC डायगोनल है इनको हम लोग कॉन्जुगेट आर्म कहते हैं, संयुग्मी भुजा कहते हैं। तो कोई पूछ सकता है कॉन्जुगेट आर्म कौन से हैं? तो बताओगे आप BD और AC। क्यों ऐसे हैं, इन्हें क्यों कॉन्जुगेट कहा जाता है? तो बताओगे कि बैलेंस, जब व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होता है तो BD और AC की जो पोजीशन है उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। यानी गैल्वेनोमीटर जो BD पर है वो AC पर लगा दिया और सेल जो AC पर लगा वो BD पर लगा दिया, तो दोनों कंडीशंस में बैलेंस पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए इन दोनों आर्म को, डायगोनल को हम लोग कॉन्जुगेट आर्म यानी संयुग्मी भुजा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा व्हाइट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हाइट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, इसके साथ इसके बेस पर बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं। इसमें से आपके 2 उपकरण बहुत ही खास हैं, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर ब्रिज। पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो हमको पढ़ना है, लेकिन मीटर ब्रिज आपको पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज के बारे में, समझते हैं क्या हमने सीखा। व्हाइट स्टोन ब्रिज में 4 आर्म होते हैं,
और चारों रेसिस्टेंस को लेकर के एक क्वाड्रेटियली चतुर्भुज बनाया जाता है, जिसके दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल पर एक गैल्वेनोमीटर और एक डायगोनल पर सेल लगा होता है। सेल से करंट फ्लो करने पर जब बीड जिस पर गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई करंट पास ना हो तो ऐसी कंडीशंस में आपका ब्रिज बैलेंस होता है। और बैलेंस पोजीशन में जो टच आर्म है यानी कांटेक्ट में है एक दूसरे के, उनका रेशियो जो शेष दो आर्म है उनके रेशियो के बराबर होता है। आई मीन P/Q = R/S। इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहते हैं और इसे आप किरचॉफ के सेकंड लॉ से प्रूफ कर सकते हो। और P और Q को रेशियो आर्म कहते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा, जिनका रेशियो हमेशा फिक्स रखा रहता है। R को नोन आर्म कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमको पता होती है और उसे बार बार चेंज भी किया जाता है। और S अननोन आर्म होता है, अननोन रेसिस्टेंस होता है, जिस वायर का रेसिस्टेंस निकालना होता है उसे यहां पर ऐड कर देते हैं। और BD और AC को कॉन्जुगेट आर्म कह सकते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस पोजीशन होने पर, व्हीटस्टोन बैलेंस पोजीशन होने पर अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो भी इनके बैलेंस पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।